हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। बहुत दिनों से एक क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में आ रहे थे कि प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित जो इंडिया जीएस का सिलेबस है या जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में एक बार पूरा समझा दीजिए। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम सारे उनके जितने भी पोस्ट आए हैं, उनका पेपर का प्लान कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जिससे क्योंकि नवंबर में संभावित है परीक्षा, तो उस हिसाब से आप कितने कम टाइम में अपना मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं हम कितनी है। तो प्रयोगशाला परिचारक की 430 पोस्ट है। ठीक है। भृत्य, चौकीदार और स्वीपर, इनकी कितनी पोस्ट है। भृत्य की 210 है, चौकीदार की भी 210 है और स्वीपर की 30 है। तो कुल मिला के कितनी पोस्ट है, 880 पोस्ट आ रही है। ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग में। ठीक है। ये इनकी भर्ती है और अभी अभी इनका न्यूज़पेपर में भी आया था कि इनकी जो परीक्षा की तिथि है वो संभावित है नवंबर में। और जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया है अब वो वापस इसमें क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग हैं जो इसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम देंगे। ठीक है। उसके लिए मिनिमम योग्यता क्या है, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए 10th पास है। ठीक है। और भृत्य, भृत्य लिखा गया, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए कितनी है, 5वीं पास जो भी लोग हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं। इनका एक ही पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे, यानी 1 नंबर के होंगे, इसलिए कितने नंबर होंगे, 100 नंबर। मतलब सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। तो बहुत अच्छा पेपर हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो। ठीक है। अभी हम जो आज जो चर्चा करेंगे वो प्रयोगशाला परिचारक के लिए करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। लेकिन उसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में आएगा आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न, यानी कि जनरल साइंस का, जो कुल कितने प्रश्न आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट साइंस से आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। अगर आप अपना साइंस बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी लीड मिल जाएगी पेपर में और आप बहुत अच्छे से पेपर को दे पाएंगे, अपना अंक हासिल कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। और दूसरा आएगा सामान्य अध्ययन से, जिसमें आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 होंगे और 40 नंबर होंगे। ठीक है। तो आपके लिए इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। 40 प्रश्न जो रहेंगे उससे आपके इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चंस रहेंगे, और 60 प्रश्न रहेंगे वो सीधा विज्ञान से रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। ठीक है। तो पहले हम पार्ट बी को देखते हैं क्योंकि वो छोटा है। तो सबसे पहला उसमें छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हम जो जो पढ़ते हैं, मतलब हम अगर सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं या सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ में हम जो जो पॉइंट और टॉपिक पढ़ते हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में लेके मत चलिएगा कि इसमें कम सिलेबस आएगा या कम क्वेश्चन आएंगे, उसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बट सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की कला, पर्व एवं संस्कृति, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन जिसमें अपन पंचायती राज पढ़ते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारा इसमें टॉपिक कवर होगा। ठीक है। तो ये हो गया, आपको पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना है मतलब। उसके बाद है भारत का सामान्य अध्ययन। मुझसे पूछा गया था भारत के सामान्य अध्ययन में मैम क्या क्या पढ़ना है हमको, है ना। तो इसमें आपको मेनली आपको भूगोल पढ़ना है। आप याद करके चलिए कि आपको भारत के सामान्य अध्ययन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो सिर्फ भूगोल ही है, जिसमें आपको भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है, उसकी क्या क्या स्थिति है, पर्वत कैसे हैं, पहाड़, ग्लेशियर, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अपवाह तंत्र, उसमें नदियाँ, तटीय नगर जरूर पढ़िएगा कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। ठीक है। झील कौन से हैं, जलप्रपात कहाँ है, बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं जो हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर होते हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर है भारत के खनिज उद्योग और पर्यटन स्थल, जितने भी खनिज उद्योग और पर्यटन स्थल हैं वो आप ध्यान रखिएगा। भारत की कला संस्कृति भी, आपको लगेगा कि सिर्फ ज्योग्राफी पूछेगा, बट ऐसा है नहीं, वो सामाजिक में बोल रहा है तो सामाजिक में आप जनजाति भी पूछ सकता है आपसे। और कला संस्कृति, कला संस्कृति में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। भारत में जो नृत्य हैं, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, शास्त्रीय संगीत होते हैं, हर स्टेट
स्टेट का अलग नृत्य होता है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या फिर योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, या आर्थिक सर्वेक्षण। तो बेसिकली आपको भूगोल पढ़ना है, थोड़ा सा आपको कला एवं संस्कृति का कुछ भी मेन आपको नृत्य संगीत ये दो पढ़ने हैं कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, या फिर कौन कौन से शास्त्रीय संगीत हैं, और कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो ये पूछ लेता है वो, ठीक है। सामाजिक में वो जनगणना भी पूछेगा, इसको मैं लिखना भूल गई हूँ, जनगणना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूछता है, और ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कवर, इंडिया जीएस में क्या पूछेगा और छत्तीसगढ़ जीएस में क्या पूछेगा। ये 40 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन हो सकता है इंडिया से पूछ लेगा और 20 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से पूछ लेगा। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से हम कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं, या कितनी कम मेहनत में हम कितना ज़्यादा आउटकम लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पार्ट ए, जिसमें क्या है, सामान्य विज्ञान, ठीक है। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हालांकि लिखा गया है सिलेबस में कि 10th लेवल के प्रश्न आएंगे, ठीक है, लेकिन इस भूल में कभी मत रहिएगा कि 10th लेवल के प्रश्न आएंगे। प्रश्न आपके 11th 12th लेवल के रहेंगे, या जो एनसीईआरटी का होता है ना 10th लेवल, उस वैसा रहेगा। तो एनसीईआरटी का 10th लेवल हमारा 12th लेवल के बराबर होता है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने 10th से 12th लेवल की तैयारी पूरी अच्छे से रखिएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम, मैंने क्वेश्चंस कुछ एनालिसिस किए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस पोर्शन से आते हैं, मैंने वो पोर्शन आपके लिए मैंने निकाला है, तो आप उसको देखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके रोग से, ठीक है, कि कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, कौन सा रोग विषाणुओं से होता है, या कौन से रोग का कारक कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कोशिका विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइटोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में है कि कोशिका का ऊर्जा घर क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है वो कोशिका विज्ञान से। अनुवांशिकी, गुणसूत्र का सिद्धांत, ये सारे क्वेश्चन जो है ये अनुवांशिकी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है पाचन तंत्र एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे भी पूरे क्वेश्चंस आपके बहुत बार हर एग्जाम में रिपीटेटिवली बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको साथ में आपके विटामिन्स भी आएगा, पाचन तंत्र में आपके एंजाइम्स भी आएंगे, ठीक है, विटामिन्स भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण में आपसे धमनी, शिराएं, हृदय का जो कार्य की संरचना, उसकी कार्यविधि, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी के अधिक होने से कौन सी बीमारी होती है, ये सारा। हीमोग्लोबिन के बनने में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन सा है, आयरन है, सबको पता है, ठीक है। फिर आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपसे पूरा श्वसन तंत्र का रिलेटेड क्वेश्चन बताएगा, जैसे फेफड़े की संरचना, उसकी कार्यविधि, एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस क्या होगा, इसमें कवर किया जाएगा। फिर आएगा जीवों का विकास, यानी कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इवोल्यूशन जो होता है उसके बारे में, जिसमें डार्विन का सिद्धांत, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, ये होंगे। उसके बाद आता है विज्ञान की शाखाएं कि कौन से, जैसे वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कौन कौन सी साइंस को क्या कहा जाता है, कृमियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, चींटियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, वो आए हैं परमाणु संरचना से, रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग से, अम्ल, क्षार और लवण से, पदार्थ की अवस्था से, ईंधन से, मिश्र धातु और धातु कर्म से, ठीक है, यानी मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, उससे आए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एग्जामों में, वो पूछे गए हैं बल एवं गति के नियम से, ठीक है। फिर है गुरुत्वाकर्षण से, और एक टॉपिक आप पढ़ के रख लीजिए उसको, ठीक है, उससे 150% क्वेश्चंस इतने पूछे जाते हैं, वो है प्रकाश। इतने क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे व्यापम का चाहे पीएससी का, प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, क्रांतिक कोण हो गए, दृष्टि दोष हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग पूछ लेता है, दर्पण पूछ लेता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस पूछ लेता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, व्यतिकरण पूछ लेगा, ठीक है। फिर ध्वनि से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम बात करें तो विद्युत धारा, इनसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऊर्जा से आते हैं, तरंग से आते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। चुंबकत्व से आते हैं, ऊष्मा एवं रसायन के प्रभाव, इन सब से आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, लेकिन इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई है
मैं ये मानती हूँ कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत डीप में घुस के बहुत ऐसा पीएचडी करना है, ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, एक बुक पकड़नी है, बार बार उसको रिवीजन करना है। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, वो एक ही बात करते हैं कि एक ही बुक को आप 100 बार रिवाइज करो, बजाय 100 बुक को आप एक बार पढ़ो। ठीक है, तो एक बुक पकड़िए और उसको पूरा फर्स्ट टू एंड पढ़ लीजिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको जो सही लगता है आप पढ़ सकते हैं। हरिराम पटेल पढ़ सकते हैं, अमरोहित पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया के लिए मैं बोलूँगी आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं या महेश कुमार बर्नवाल पढ़ सकते हैं। अब महेश कुमार बर्नवाल को देख के आप डरिएगा मत, क्योंकि मोटी है वो बुक। उसमें से आपको क्या करना है, टॉपिक छाट के पढ़ना है। जैसे मैंने आपको टॉपिक बता दिए कि भूगोल का पूछेगा, नदियाँ पूछेगा, झील पूछेगा, जलप्रपात पूछेगा, परियोजना पूछेगा, तो वो टॉपिक पढ़ना है। जनगणना पूछ लेगा, जनजाति पूछ लेगा, कला एवं संस्कृति पूछ लेगा। मुश्किल से 8-10 पॉइंट है, आपको उतना ही पढ़ना है। मुश्किल से 50 से 100 पेज आएंगे वो, ठीक है, या 100 से 200 पेज आ जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस में आप या तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, या परीक्षा वाणी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है वो, उसमें सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। या इसकी भी महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी की वन लाइनर आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी की वन लाइनर आती है, आप उसको जरूर मतलब लीजिएगा। एनसीईआरटी की वन लाइनर आती है, ठीक है, तो इसको जरूर लीजिएगा। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, आप जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको। इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा यही होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है, अपना सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, और उसके बाद आप अपना पढ़ाई करो। ये नहीं कि हम सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ने लग गए, तो उससे फिर वो गधा मजदूरी टाइप का काम हो जाता है कि आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस किस जगह से आते हैं, और आप ब्लाइंडली पढ़ रहे हो और फिर आपको लगता है यार मैंने तो पूरा पढ़ा था, फिर बना क्यों नहीं। तो आपको हमेशा देखना है कि क्वेश्चंस कौन से पार्ट से बहुत ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आप घटना चक्र लगा सकते हैं, ठीक है। साइंस का घटना चक्र का अलग बुक आता है और भूगोल के घटना चक्र का अलग बुक आता है। ल्यूसेंट भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने 2 बुक लिखा है, आपको जो जमता है आप वो बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने 100 बार बोला है कि मेरी वीडियोस में पूरी कोशिश करती हूँ कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर उठा के देख लेंगे तो हमने जितने करंट अफेयर किए थे वो सारे करंट अफेयर उसमें कवर्ड हैं। तो आप जो भी मंथली और ईयरली जो क्वेश्चन वो आएंगे ना, करंट अफेयर आएंगे, उसके लिए आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वो हो, आपके कोई और सोर्स हो, चाहे अर्जुना की आप करंट अफेयर पढ़ते हो या जो भी पढ़ते हो, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, बट इस चैनल से आप इसको क्या कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। मैंने आपको पोस्ट बता दिए हैं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैंने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो बता दिया है, बुक लिस्ट बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है, तो सारा कुछ कवर कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी इतनी मेहनत जो मैंने आप लोगों के लिए की, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।